वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट महजबीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक एकेडमी। पिछले 3 वीडियोस में मैंने CS 636 वीक 14 के 3 पार्ट्स कवर कर दिए हैं। तो आज इंशाल्लाह टॉपिक 138 से पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। द सिमेंटिक ऑफ जी इन अ जी लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन में इंट्रोड्यूस नेम्ड स्कीमास ग्लोबल गिवन सेट्स नेम्स एंड ग्लोबल कंटेंट स्पेसिफाइड बाय एक्सियम्स। यानी आपके पास जो जी लैंग्वेज में ना स्पेसिफिकेशन के अंदर नेम्ड स्कीमास, ग्लोबल गिवन सेट्स और ग्लोबल कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जो कि आपके पास एक्सियम्स के ज़रिए ना डिफाइन होते हैं। और ये चीज़ें जो है ना आपके सिस्टम को ना फॉर्मल तरीके से डिस्क्राइब करने में ना हेल्प आउट करती हैं। तो बस ये इस लाइन में बताया मैंने। नेक्स्ट क्या है, स्कीमास में हैव अ जेनेरिक पैरामीटर्स एंड देयर आर नोटेशंस फॉर टेकिंग इंस्टेंस ऑफ जेनेरिक स्कीमास एंड फॉर कंबाइनिंग स्कीमास विद ऑपरेशन ऑफ द स्कीमा कैलकुलस। यानी आपके पास जो स्कीमर्स के पास जो जेनेरिक पैरामीटर्स ना उनके पास होते हैं जेनेरिक पैरामीटर्स। और जी में ना ऐसे नोटेशंस होते हैं जिनसे जेनेरिक स्कीमर्स का ना स्पेसिफिक इंस्टेंस बनाया जा सकता है और स्कीमास को स्कीमा कैलकुलस ऑपरेशन के ज़रिए कंबाइन किया जा सकता है। Next, the abstract syntax for the language uses keyword rather than the more suggestive boxes for dealing schemas. This help to make the semantic equation more concise, but the same semantics can used with a more usable concrete syntax based upon the boxes. यानी जो जी की एब्स्ट्रैक्ट बॉक्सेस के बजाय कीवर्ड्स यूज़ करती है। जो जी लैंग्वेज है ना वो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स बॉक्सेस के बजाय कीवर्ड्स को यूज़ करती है। इससे जो सेमेंटिक इक्वेशन है ना वो ज़्यादा शॉर्ट और कंसाइज हो जाती है आपके पास। लेकिन जो इसके मीनिंग्स है ना वो वही रहते हैं जो कि बॉक्सेस वाली कंक्रीट सिंटैक्स में उसके मीनिंग्स होते हैं। तो ये ना इसकी थोड़ी सी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई थी। नेक्स्ट क्या है, लेवल नंबर्स आर यूज टू डिस्टिंग्विश आइडेंटिफायर्स। लेवल नंबर्स को मतलब यूज़ किया जाता है डिस्टिंग्विश आइडेंटिफायर के तौर पे। डिक्लेयर एट अ डिफरेंट लेक्सियल लेवल्स एट दिस प्रोवाइड द मीन्स टू मॉडल द जी स्कोप रूल्स। यानी आपके पास जो मुख्तलिफ लेक्सियल लेवल्स पर डिक्लेयर होने वाले जो आइडेंटिफायर्स को पहचानने के लिए ना लेवल नंबर्स आपके पास यूज़ होते हैं। इससे जो जी की स्कोप रूल्स हैं ना उनको मॉडल करना पॉसिबल हो जाता है आपका। और वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ जी नोटेशन इज़ द फैसिलिटी फॉर मेकिंग ग्लोबल जेनेरिक डेफिनेशन। इसकी जो इम्पॉर्टेंट फीचर है ना वो क्या है, मेकिंग ग्लोबल जेनेरिक डेफिनेशन यूज एक्सटेंसिवली in the standard library toolkit of mathematical definition. The concept of relation for example is generic in the set from which the domain and range are drawn. यानी जी नोटेशन की एक अहम खासियत आपके पास ये है कि ग्लोबल इसमें ना ग्लोबल जेनेरिक डेफिनेशंस होती हैं और ये स्टैंडर्ड मैथमेटिकल टूल किट में ना बहुत मतलब इनका यूज़ होता है। जैसे कि रिलेशन का कॉन्सेप्ट जो डोमेन और रेंज के ना सेट्स पर जेनेरिक होता है ना, तो ये बस थोड़ा सा ना इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक, लैंग्वेज समरी। लैंग्वेज समरी क्या है, द सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज हैज़ बीन स्पेसिफाइड सिम्प्लीफाइड टू मेक द सेमेंटिक्स मोर कंसाइज। ये जो लैंग्वेज का सिंटैक्स है ना ये आपके पास सेमेंटिक्स को मज़ीद उसको ना कंसाइज कर देता है। वन सिम्प्लीफिकेशन इज़ द यूज़ ऑफ कीवर्ड इंस्टेड ऑफ बॉक्सेस एंड अदर इज़ यूज्ड फॉर ओमिशन इनफिक्स function and relation symbols. These are just more readable way to write a certain function application and membership of predicates. यानी जो लैंग्वेज के सिंटैक्स को ना सिंप्लीफाई किया गया है इसमें ताकि सिमेंटिक्स को ना समझना और मज़ीद उनको समझना आसान हो जाए। और जो बॉक्सेस के बजाय ना इनमें कीवर्ड्स को यूज़ किया गया है और इनफिक्स फंक्शन और रिलेशनशिप का जो सिंबल है ना वो हटा दिया गया है यहाँ से। इसको ना हमने हटा दिया यहाँ से क्योंकि ये जो सिर्फ फंक्शन एप्लीकेशन और मेंबरशिप प्रेडिकेट्स लिखने के लिए ना ये बेहतर रीडेबल तरीके होते हैं आपके। स्पेसिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ डेफिनेशन विच आर ऑफ 3 काइंड। स्पेसिफिकेशन में जो सीक्वेंस ऑफ डेफिनेशन है ना वो 3 तरह की होती है। फर्स्ट क्या है, डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल सेट नेम्स। दूसरा है डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स और तीसरा है डेफिनेशन ऑफ स्कीमाज। ये आप ना उसके लिए एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लाजमी कर लें कि स्पेसिफिकेशन और सीक्वेंस ऑफ डेफिनेशन। सीक्वेंस ऑफ डेफिनेशन की जो स्पेसिफिकेशन है वो कितने जो है वो कितने पार्ट्स में वो कितने काइंड्स में कंसिस्ट होती है, 3 काइंड्स होती हैं इसके टोटल। ठीक है, ये आप ना लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करिएगा। आगे डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल सेट नेम जो पहली है उसकी काइंड थी, उसकी क्या आगे से एक्सप्लेनेशन है। दीज इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ गिवन सेट नेम्स ग्लोबल वेरिएबल द होल स्पेसिफिकेशन। टिपिकली दीज गिवन सेट्स विल बी सेट assumed noun in the specification but those details are not important। यानी
यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, आपके पास ये जो डेफिनेशन है ना, ऐसे मतलब गिवन सेट्स नेम को इंट्रोड्यूस करती है। ये पूरी स्पेसिफिकेशन में ना ग्लोबल होते हैं, यानी ये जो आपके पास गिवन किए गए ना सारी स्पेसिफिकेशन में ये ग्लोबल्स का मतलब ग्लोबल यानी सारों के साथ ये एक्सेसिबल होते हैं, जो कि पूरी स्पेसिफिकेशन में ग्लोबल होंगे आपके पास। इन सेट्स के अंदर की डिटेल ज़रूरी नहीं होती आपके पास, बस उनका ना होना ही काफ़ी होता है। यानी यहाँ से बस ये दिया गया है, मिसाल के तौर पर एक फाइलिंग सिस्टम में वैलिड फाइल नेम्स और डाटा ब्लॉक्स के सेट को हो सकते हैं। यहाँ पे ना छोटी सी एग्जांपल दी ने, यूजुअल सिंटैक्स क्या है, फाइल नेम और डाटा ब्लॉक उसका, तो ये बस है ना ग्लोबल वेरिएबल्स के तौर पर है ना उस सेट के नेम्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल वेरिएबल्स। ये क्या है, इंट्रोड्यूस वेरिएबल्स which are global to whole specification and allow axioms which constrain their values। ये वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि पूरी स्पेसिफिकेशन के लिए ग्लोबल होते हैं, और ये एक्सियम्स को अलाउ करते हैं कि इनकी वैल्यूज़ को कांस्टेंट उनकी वैल्यूज़ ना एक्सियम्स के ज़रिए वैल्यूज़ पर कांस्टेंट लगाए जाते हैं, ठीक है। बस ये अब मेन डेफिनेशंस कर लें तो ये इनफ है ज़्यादा डिटेल्स में जाने की। बेशक आप इनको छोड़ दें ज़्यादा डिटेल्स को, बाकी अगर किसने करना है तो ये नीचे मैंने लिखी हुई है तो यहाँ से पढ़ लें। यानी एक्सियम को ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल की वैल्यूज़ बिल्कुल डिटरमाइन करें, मगर कुछ लूजनेस यानी छोड़ सकते हैं हम लोग। ये उन ऑब्जेक्ट्स के नाम देने की सहूलत फराहम करता है कि जिनकी तफ़सीलात स्पेसिफ़िकेशन में ज़रूरी नहीं है। तो ये मैंने ना वैसे ही इसको ना आप अपनी उर्दू वर्डिंग में लिखा हुआ है, तो अगर किसी ने करना हुआ तो पढ़ लीजिएगा। यानी बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि एक्सियम में हम हमेशा जो वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन नहीं करते, ये थोड़ी लूजनेस इसलिए होती है इसके अंदर कि हम ना इसमें ऑब्जेक्ट के नेम दिए जा सकें जिन्हें कंप्लीट डिटेल्स जिनकी ज़रूरी नहीं होती। आगे ये एग्जांपल है, आपने करनी हुई तो देख लें। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ स्कीमाज। डेफिनेशन ऑफ स्कीमाज क्या है, ईच ऑफ दिस इंट्रोड्यूस अ न्यू स्कीमा नेम्ड विच में हैव जेनेरिक पैरामीटर्स। यानी हर स्कीमा की डेफिनेशन का एक नया स्कीमा नेम इंट्रोड्यूस करती है ये, और इसके साथ ना एक जेनेरिक पैरामीटर्स भी हो सकते हैं आपके। द राइट हैंड साइड ऑफ द डेफिनेशन में बी सिंपली द टेक्स्ट ऑफ स्कीमा। राइट हैंड साइड जो है वो सिंपली टेक्स्ट ऑफ स्कीमा है, और इट मे बी अ स्कीमा एक्सप्रेशन बिल्ड अप फॉर ऑलरेडी डिफाइंड स्कीमा नेम्स, ठीक है। यानी जो आपके पास राइट हैंड साइड पर है ना स्कीमा का टेक्स्ट होता है, और फिर दूसरे जो स्कीमास को मिलाकर ना ये बनाई गई जो बनती है ना स्टेटमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ वन स्कीमा इन टर्म ऑफ अदर यूज द डेफिनेशन साइन। ये जो है ना डबल लाइन के ऊपर ये एरो सा बना हुआ है, इसके लिए हम ये वाला कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक। और ये उन्होंने ना सिंटैक्स गिवन किया है, तो अगर आपने करना हुआ तो देख लें, अदरवाइज ये एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी स्कीमास को दूसरे स्कीमास की मदद से ना हम डिफाइन करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, ये वाला, तो ये आपने ना एमसीक्यूज़ के लिए ना देख लेना इसको। नेक्स्ट schema designator. A schema designator is applied occurrence of a schema as well as the schema name itself। यानी जो आपके पास स्कीमा डेजिग्नेटर है ना, स्कीमा की अप्लाइड स्कीमा का ना अप्लाइड यूज़ होता है आपके पास। इसमें ना स्कीमा के कंपोनेंट्स और डेकोरेशन और एक्चुअल जेनेरिक पैरामीटर जो होते हैं ना उनको लगाया जाता है, ठीक है। स्कीमा डेजिग्नेटर में बी यूज्ड इन अ स्कीमा एक्सप्रेशन और आल्सो डिक्लेरेशन। द पार्ट ऑफ स्कीमा बॉडीज विच इंट्रोड्यूस वेरिएबल। द एक्सियम पार्ट ऑफ स्कीमा बॉडी इज अ प्रेडिकेट। एंड ये जो हाईलाइट हुए हैं ना ये आप लाजमी, द एक्सियम पार्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। वो क्या होता है, प्रेडिकेट। एंड दिस may be built up in any of the usual way for the most basic predicates। यानी ना इसमें वो क्या कह रहे हैं आपको, स्कीमा डेजिग्नेटर के अंदर डेजिग्नेटर को स्कीमा एक्सप्रेशन में और डिक्लेरेशन यानी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने के लिए ना दोनों में यूज़ किया जा सकता है। और जो उसका एक्सियम पार्ट है ना ये एक प्रेडिकेट होता है, जो कि प्रेडिकेट इक्वेशन और मेंबरशिप रिलेशन से मिलकर बनाया जाता है, ठीक है। ये ना इसकी इन्होंने डेफिनेशन जो दी हुई है, डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। आगे ये सिंटैक्स गिवन है, तो ये आपने पढ़ना है तो पढ़ लें। स्कीमा क्या है यहाँ पे, जैसे ये समरी दी हुई है, ये स्पेसिफिकेशन है, तो ये हमने स्पेक्स इस तरह डिफाइन करने हैं, एक्सप्रेशन किस तरह देना है ये ऐसे, और ये एक्सप्रेशन के लिए तो ये ऐसे डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट है स्कीमा बॉडी को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये इसका सिंटैक्स ये है। स्कीमा डेजिग्नेटर कैसे होते हैं, उसका सिंटैक्स ये है। उसके बाद डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, ये डिक्लेरेशन का कीवर्ड, और ये आगे उसको डिक्लेयर करने का तरीका है, और ये प्रेडिकेट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये उन्होंने फिर आइडेंटिफायर एंड प्रिमिटिव क्लासेस। ये आप ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देख लें, क्योंकि थोड़ा ना है छोटा सा ही है, बट शायद ये आ जाए। तो ये ना आइडेंटिफायर्स को हम कैसे लिखते हैं, ये ऐसे, ये आइडेंटिफायर का कीवर्ड, उसके बाद प्रिमिटिव क्लासेस हैं, इसके लिए ये वर्ड और डिकोड का ना ये दो वर्ड्स इसमें यूज़ हो रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास आ रहा है मॉडलिंग स्कोप. Modeling scope, nested scope are introduced into a Z specification when global variables are defined and then used in the definition of schemas by use of quantifiers. And ये जो सिम्बल्स है ना, ये फॉर ऑल का था और ये देयर एग्जिस्ट का था. एंड द क्वांटिफायर लाइक बिगनिंग, ये लैम्डा, म्यू और ये ब्रैकेट्स वगैरह. यानी इसमें वो आपको बता रहे हैं जी स्पेसिफिकेशन में ना नेस्टेड स्कोप्स उस वक्त आपके पास पैदा होते हैं, उस वक्त एग्जिस्ट करते हैं जब ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइन करके उन्हें स्कीमास के अंदर यूज़ किया जाता है. इस तरह क्वांटिफायर्स, यानी जैसे ये दो क्वांटिफायर्स हैं, ये फॉर ऑल वाला और देयर एग्जिस्ट वाला. और क्वांटिफायर जैसा कि ये आपके पास लैम्डा, म्यू और ये ब्रैकेट्स है ना, भी ये तीनों भी ना नई स्कोप को क्रिएट करते हैं. तो तब ना ये आपके पास नेस्टेड स्कोप क्रिएट होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास बिकॉज द स्कीमा आइडेंटिफायर में बी इंट्रोड्यूस इन सेवरल नेस्टेड डिक्लेरेशन, वी नीड सम वे ऑफ डिस्क्राइबिंग which declaration is linked with each applied occurrence of an identifier. यानी आपके पास क्योंकि एक ही आइडेंटिफायर मुख्तलिफ नेस्टेड डिक्लेरेशन में आ सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि कौन सा आइडेंटिफायर किस डिक्लेरेशन के साथ लिंक है. तो इसमें बस ये बताया इन्हें. आगे ये आ सोल्यूशन इज़ टू वर्क विद द सिग्नेचर्स विच कंटेन नॉट द आइडेंटिफायर्स themselves but the names consisting of an identifier tagged with the lexial level of its declaration. यानी इस मसले के हल के लिए ना ये है कि हम ना सिग्नेचर्स में सिर्फ आइडेंटिफायर्स के बजाय नेम यूज़ करते हैं. और नेम असल में आइडेंटिफायर होता है जो कि लेक्सियल लेवल के साथ टैग किया जाता है ना. यहाँ पे बस ये चीज़ें बता रहे हैं. ठीक है. तो ये आपने अगर पढ़नी है ना तो पढ़ ले. नेक्स्ट नेम्स क्या चीज़ है. अ नेम इज़ एन आइडेंटिफायर टैग. जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि ये आइडेंटिफायर हम सिग्नेचर्स में यूज़ करते हैं. तो ये क्या है. अ नेम इज़ एन आइडेंटिफायर टैग विद अ लेवल नंबर. द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन इज़ लेवल 0 एंड वेरिएबल ऑफ अ स्कीमा आर एट लेवल 1. ये चीज़ें ना एमसीक्यूज में आ सकती हैं कि जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो किस में आता है, लेवल 0 के अंदर. और जो वेरिएबल ऑफ स्कीमा है वो किस में आता है, लेवल 1 के अंदर. एंड सो ऑन. हायर नंबर आर नीडेड फॉर क्वांटिफायर्स. यानी वो यहाँ पे अगर इजी वर्डिंग में कहूँ तो वो सिर्फ ये चीज़ बता रहे हैं कि नेम एक आइडेंटिफायर होता है और 7 लेवल नंबर्स होते हैं इसके. यानी स्पेसिफिकेशन का जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, वो उसका जो लेवल है वो 0 है. उसके बाद स्कीमा के वेरिएबल्स का लेवल 1 होता है और क्वांटिफायर्स के लिए ना और ज़्यादा आगे से लेवल हम उसको ना इंक्रीज़ करते हैं. द ऑपरेशन टैग ऑफ टैगिंग इज़ है बाई जंक्शन बिकॉज each name determine uniquely the identifier and level number. For convenience, a current variant tag of the tagging function is introduced also. यानी टैगिंग ऑपरेशन ना बाई जंक्शन होती हैं आपके पास. ये एमसीक्यूज के लिए पढ़ लीजिएगा कि आपके पास टैगिंग है ना वो क्या है, बाई जंक्शन और होती है. और यानी हर नेम से आइडेंटिफायर और उसका लेवल यूनिकली पता चल जाता है हमें. आसानी के लिए हम क्या करते हैं, टैग फंक्शंस का करेक्ट वर्जन भी यूज़ कर लेते हैं. तो ये एमसीक्यूज के लिए ना थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको देख लीजिएगा. आगे रूल्स टू डिटरमाइन द नेम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चन एंड फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन. ठीक है. ये लोगों के रिपीट भी हुए थे. रूल्स कौन कौन से हैं. देयर आर 2 रूल्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द नेम टू विच एनी अप्लाइड ऑकरेंस ऑफ आइडेंटिफायर रेफर. फर्स्ट रूल क्या है, नेम एट हायर लेवल हाइड दोज एट लोअर लेवल. एंड नंबर 2, वेरिएबल हाइड गिवन सेट नेम्स एट द सेम लेवल. यानी वो आपको क्या बता रहे हैं, रूल 1 क्या है आपके पास कि जो आपके पास आइडेंटिफायर है ना हायर लेवल पर डिक्लेयर होते हैं, वो लोअर लेवल वाले आइडेंटिफायर को हाइड कर देते हैं. यानी ये जो फर्स्ट वाला है. और दूसरा क्या रूल 2 है आपके पास, वो क्या है, अगर सेम लेवल पर वेरिएबल और गिवन सेट नेम दोनों हो तो वेरिएबल गिवन सेट नेम को हाइड कर देता है. ठीक है. तो ये आप ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ना इसको कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ये आपके पास फॉर शॉर्ट एंड एमसीक्यूज के लिए ना इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट क्या बताती है, द ग्लोबल गिवन सेट नेम्स एंड वेरिएबल्स आर कंबाइंड टू मेक अ ग्लोबल सिग्नेचर्स. आपके पास ग्लोबल सेट नेम्स और वेरिएबल्स ये दोनों कंबाइन होकर क्या चीज़ बनाती हैं, ग्लोबल सिग्नेचर. एंड अ क्लास ऑफ मॉडल्स फॉर सिग्नेचर अलाउड टू स्पेसिफाइड रिलेशनशिप अमंग दीज नेम्स टू बी रिकॉर्डेड. दिस गिवन एज अ वैरायटी global and which is made a part of environment.
यानी जो आपके पास ग्लोबल सेट नेम्स और ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ये मिलकर ग्लोबल सिग्नेचर बनाएंगे और इस सिग्नेचर के मॉडल्स और उनके दरमियान रिलेशनशिप को रिकॉर्ड करते हैं, जिसे ग्लोबल वैरायटी कहा जाता है। यानी इस सिग्नेचर के जो मॉडल है ना, उनके दरमियान रिलेशनशिप को रिकॉर्ड करेंगे फिर, तो वो फिर हम ना उसको ग्लोबल वैरायटी बोलेंगे, ठीक है। दिस इज़ आल्सो डिक्शनरी, यानी एस सिग्नेचर डिक्शनरी जो है, मैपिंग ईच प्रीवियसली डिफाइंड स्कीमा या नेम टू दिस इट्स फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप एस मीनिंग है ये आपको क्या कह रहे हैं, एनवायरनमेंट में एक डिक्शनरी यानी एस और ये आगे DICT, ये डिक्शनरी के लिए है। ये भी होती है और इसमें हर स्कीमा नेम को उसके मीनिंग के साथ ना हम लोग मैप कर देते हैं, ठीक है। स्कीमा के नेम को उसके मीनिंग के साथ मैप करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द मीनिंग ऑफ रिकॉर्डेड फॉर अ स्कीमा नेम इन द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ लोकल एंड सीक्वेंस ऑफ एफ, ये जो पैरामीटर है ना, ये PARM, विच रिकॉर्ड ऑर्डर ऑफ फॉर्मल जेनेरिक पैरामीटर्स। ये क्या करेंगे, एफ पाम का जो कीवर्ड है ना, ये क्या रिकॉर्ड करता है, फॉर्मल जेनेरिक पैरामीटर्स। तो ये MCQs में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो ये पढ़ लीजिएगा। यानी जो स्कीमा के मीनिंग में ना दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट एक लोकल वैरायटी होती है और दूसरा क्या है, ये जो आपके पास फॉर्मल जेनेरिक पैरामीटर्स, ये दो चीज़ें होंगी इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑपरेशंस ऑन एनवायरनमेंट, कौन से ऑपरेशंस है जी, कॉन्सेप्चुअली ऑल स्पेसिफिकेशन स्टार्ट विद द एम्प्टी एनवायरनमेंट, ARID, ठीक है। एम्प्टी एनवायरनमेंट से स्टार्ट होती है और एम्प्टी एनवायरनमेंट इसको हम कैसे शो करते हैं, ARID से, ठीक है। ये उन्होंने एक बताया है। नेक्स्ट, environment are extended by declaring new variables and get set names and defining new schemas। इन्वायरमेंट को ना आगे बढ़ाया जाता है जबकि न्यू वेरिएबल्स और गिवन सेट नेम्स डिक्लेयर किए जाते हैं या न्यू स्कीमास डिफाइन किए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ बता रहे हैं कि हम ना इन्वायरमेंट को किस तरह इंक्रीज करते हैं, जब हम न्यू वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और गिवन सेट नेम्स डिक्लेयर करते हैं ना, तो तब हमारी ये इन्वायरमेंट जो है ना इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, द अदर वे ऑफ एक्सटेंडिंग एन इन्वायरमेंट इज़ बाय एडिंग अ न्यू स्कीमा। तो ऐसे भी हम अपनी इन्वायरमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे जी, बाय एडिंग न्यू स्कीमा के थ्रू भी। यहाँ पे हमने नया स्कीमा ऐड किया, तो ये ऐड स्कीमा का कीवर्ड यूज़ किया है। नेक्स्ट आपके पास डिक्लेरेशन। अब ये डिक्लेरेशन क्या चीज़ होती है, a declaration introduce a new variables and associate them with type। there are two elementary kind of declaration। यानी declaration का काम है variables introduce करना और हर variable को उसका type assign करना। और यहाँ पे जो कितने types हैं declaration के, two elementary kinds of declaration। तो ये भी ना short questions के लिए important है, ये वाला जो question है, ठीक है। कि कितनी टाइप्स होती हैं इसकी, डिक्लेरेशन क्या चीज़ है और उसके कितनी टाइप्स होती हैं या काइंड्स होती हैं, तो कितनी है, 2 है। तो फर्स्ट है, वन ऑफ दिस इंट्रोड्यूस अ सिंगल वेरिएबल टाइप बीइंग गिवन बाय अ सेट वैल्यू टर्म। यानी सेट वैल्यू टर्म का कीवर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, आपके पास द अदर इंट्रोड्यूस ऑल द वेरिएबल्स ऑफ स्कीमा बाय मींस ऑफ अ स्कीमा डेजिग्नेटर, यानी SDES, ठीक है। फर्स्ट आपके पास सिंगल वेरिएबल डिक्लेरेशन हो रही है उसके अंदर, सिंगल वैल्यूड के अंदर, और दूसरी आपके पास क्या है, स्कीमा डेजिग्नेटर है, यानी SDES, ठीक है। यानी जो ये फर्स्ट वाला है ना, इसको अगर मैं इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन करूँ तो ये है कि इस किस्म में ना सिर्फ एक ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस होता है आपके पास, और उसका टाइप उसकी जो टाइप है ना वो सेट वैल्यू टाइम के ज़रिए दी जाती है। और लेकिन ये जो दूसरे वाला है ना, उसके अंदर दूसरी किस्म के अंदर ना पूरे स्कीमा का वेरिएबल एक साथ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि स्कीमा डेजिग्नेटर के ज़रिए होते हैं, ठीक है। तो ये बस इनका मेन डिफरेंस था, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है जी, डिक्लेरेशन में बी कंबाइंड विद सेमीकोलन, ठीक है। डिक्लेरेशन को हम कैसे कंबाइन करते हैं, सेमीकोलन के थ्रू। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये MCQs में आ जाती हैं, तो इनको लाजमी पढ़ा करें। और सच आ कंपोजिट डिक्लेरेशन इंट्रोड्यूस ऑल द वेरिएबल इंट्रोड्यूस बाय ईदर ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट्स। अ वेरिएबल इंट्रोड्यूस बाय बोथ आर्ग्यूमेंट्स मस्ट हैव द सेम टाइप। यानी डिक्लेरेशन को हम सेमीकोलन के ज़रिए कंबाइन किया जा सकता है, और कंपोजिट डिक्लेरेशन दोनों डिक्लेरेशन के तमाम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करती है। अगर कोई वेरिएबल दोनों में हो तो उसका जो टाइप है दोनों जगह सेम होनी चाहिए, ठीक है। यानी कंपोजिट हम उसको तभी करेंगे जब उसकी टाइप दोनों दोनों जगह पे सेम है, ठीक है। नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन इज टू एस्टैब्लिश अ सिग्नेचर बट द टर्म गिवन the type of variables the schema which are included may also contain information given by axioms। यानी आपके पास
इसमें जो इसका मेन पर्पस है ना, डिक्लेरेशन का जो बुनियादी मकसद है सिग्नेचर को इस्टेब्लिश करना होता है, लेकिन जो टाइप्स के टर्म्स और स्कीमास यूज़ होते हैं ना, उनमें एक्सियम्स की इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है आपके पास। तो बस ये चीज़ बताई ने। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ प्रिजर्व्ड बाय मेकिंग द रिजल्ट ऑफ सिमेंटिक फंक्शन अ वैरायटी द मॉडल इन द वैरायटी आर द वन व्हिच सैटिस्फाई द एक्सियम। यानी ये इन्फॉर्मेशन इसलिए प्रिजर्व होती है क्योंकि सिमेंटिक फंक्शन का रिजल्ट वैरायटी होता है आपके पास, इसलिए वैरायटी के मॉडल्स वही होते हैं जो एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। यानी मॉडल वही बनेंगे जो लास्ट पे एक्सियम्स को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो एक्सियम्स होते हैं ना, वो हमारे पास रूल्स होते हैं, ठीक है। टर्म, अब ये टर्म क्या चीज़ होती है, देयर आर सेवरल वेज ऑफ फॉर्मिंग टर्म इन जी। डिफरेंट यहाँ पे ना उन्होंने वेज बताए कि कैसे हम जी लैंग्वेज में ना टर्म बनाने के ना डिफरेंट मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट जो तरीके हैं ये उन्होंने यहाँ पे गिवन किए हैं। ये आइडेंटिटी टर्म और यहाँ पे स्कीमा टर्म और ये डेजिग्नेशन और सारी ना ये उन्होंने मेथड्स बताए हुए हैं, आइडेंटिफायर नल सेट के लिए, एक्सटेंसिव सेट के लिए। तो ये पढ़ लें, एमसीक्यूज में आ सकता है कि आइडेंटिफायर के लिए क्या करेंगे, ये नल सेट के लिए इस तरह टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, वो सॉरी डिक्लेयर करेंगे, और यहाँ पे एक्सटेंसिव सेट ऐसे डिक्लेयर करेंगे, कंप्रीहेंशन। और ये एमसीक्यूज के लिए ना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो एक नज़र ना इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या बताया, इन टू फॉर्म्स मार्क एज स्टैटिक द टर्म फॉलोइंग, यानी यहाँ पे ना ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, यानी दो फॉर्म्स जो कि स्टैटिक से मार्क है, उनमें जो डॉट के बाद आने वाला टर्म है ना, उनको हम छोड़ सकते हैं, और बाकी डिफ़ॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स टपल है, ये जो उन्होंने दिया ना, द डिफ़ॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज टपल ऑफ द स्कीमा बिफोर द डॉट, जो कि डॉट के बाद आ रहा होता है, डॉट से पहले के डिक्लेरेशन पार्ट से ना डिटरमाइन किया जाता है इसको ना, विच इज़ डिटरमाइंड बाय, यानी बेसिक जो आपके पास डिफ़ॉल्ट है ना, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक टपल, ठीक है। बस ये आप पॉइंट में रख लें, बाकी इन कहानियों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन द कैरेक्टरिस्टिक्स टपल इज़ जस्ट द वेरिएबल एक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर क्या है जी, सबसे पहला वेरिएबल एक्स, इफ़ इट इज़ अ स्कीमा डेजिग्नेटेड द कैरेक्टरिस्टिक्स टपल इज़, यहाँ पे ये जो थीटा का सिंबल बना हुआ है और ये ए के ऊपर ये जो कॉलम सा बना हुआ है, तो ये चीज़ें ना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यूज़ के लिए आपने करनी है तो देख लें। नेक्स्ट ये भी कोई इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। द सिमेंटिक फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आगे ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें ना थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ टर्म, टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ टर्म्स आर, फर्स्ट क्या है जी, दैट टाइप ऑफ टर्म कंटेन ओनली गिवन सेट नेम्स फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट एंड द टाइप वैल्यू। सबसे पहला क्या है, द टाइप ऑफ टर्म कंटेन, और दूसरा द वैल्यू ऑफ टर्म। पहला टाइप ऑफ टर्म है और दूसरा वैल्यू ऑफ टर्म इज ऑलवेज एलिमेंट ऑफ इट्स टाइप। यानी यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं टर्म की टाइप है ना, टर्म की जो टाइप है सिर्फ वही जो है वो गिवन सेट नेम यूज़ करता है जो कि उसके एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, वो सिर्फ उन्हीं गिवन सेट नेम्स को यूज़ करेगा। और दूसरे में प्रॉपर्टी में वो ये बता रहे हैं कि जो टर्म की वैल्यू हमेशा ना उसके टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। बस ये थोड़ा सा ना आप अगर एज इट इज़ इसकी डेफिनेशन पढ़ लें तो इनफ है, बाकी ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई नहीं इंपॉर्टेंट। आगे ये वेल टाइपिंग रूल्स क्या है, आइडेंटिफायर्स को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, नल सेट को कैसे टाइप के थ्रू लिख सकते हैं टर्म्स के, एक्सटेंसिव सेट कैसे डिक्लेयर करेंगे, कंप्रीहेंशन। तो ये कोई नहीं आते पेपर में, बट फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा इसकी प्रिपरेशन करनी है तो देख लें। टपल क्या है, और आगे ये सिलेक्शन, लैम्डा टर्म, म्यू टर्म, आइडेंटिफायर्स, स्कीमा डेजिग्नेटर्स, तो ये सारा ना इसका हिसाब